हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग यहाँ पे सीईटी फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो अब कुछ स्टूडेंट्स इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या सर सीईटी फिजिक्स में 11th का सिलेबस में इंक्लूड किया गया है या 11th से भी कुछ पूछा जाने वाला है। तो मैं इनके लिए बता दूं कि जैसा कि आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि सीईटी फिजिक्स का जो सिलेबस होने वाला है वो कम्प्लीटली आपका केवल सिलेबस ऑफ क्लास 12th होने वाला है। मतलब कि आपको यहाँ पर केवल कक्षा 12 पर ही फोकस करना है और 12 का वो सिलेबस फिजिक्स का जो आपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ रखा है, अभी आप हाल ही बोर्ड एग्जाम देकर आए हो, तो आपको केवल उतना ही पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस जो है आपका वो कक्षा 12 से ही आना है, तो आपको कक्षा 11 के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब 12 का कौन सा सिलेबस क्या हमें पढ़ना है, तो उस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 12 की भी सारी चीज़ें जो आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम में पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो साफ साफ लिखा गया है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। मतलब 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको उन 50 क्वेश्चंस में से केवल 40 क्वेश्चंस का ही आंसर देना रहेगा। तो आप कैसे भी करके 40 क्वेश्चन ही दीजिएगा। अगर आप 40 से 45 करते हैं तो आपके फर्स्ट 40 ही सेलेक्ट किए जाएंगे, आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं वो नहीं चेक किए जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप 40 क्वेश्चंस का ही आंसर दीजिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो रहने वाला है। तो यूनिट फर्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, वैद्युत गतिकी की बात करते हैं, तो वैद्युत गतिकी में आपका पूरा जो भी आपने कक्षा 12 में पढ़ रखा है, लाइक अगर हम लोग बात कर ले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दी कंजर्वेशन, ठीक है, चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ आप जानते ही हो। इसका पूरा, ठीक, इससे पूरा पूछा जाएगा। कूलम्ब्स लॉ से फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला फोर्स है, तो हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानते हैं। इसकी डेफिनेशन ही यहीं से स्टार्ट होती है। मल्टीपल चार्जेस पर कूलम्ब्स लॉ कैसे कार्य करता है, या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कूलम्ब्स लॉ के लिए है वो भी आपसे पूछा जाएगा। और हम यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो आवेश का वितरण है वो चाहे रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण या फिर आयतन आवेश वितरण हो, तीनों प्रकार के आवेश वितरण से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा हम लोगों ने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं उनके बारे में भी, या वैद्युत बल रेखाएं, उनके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव भी आपको पढ़ना है। और उसके अलावा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल यानी द्विध्रुव के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको टॉर्क यानी बलाघूर्ण भी द्विध्रुव के कारण निकालना है। ठीक, इतना। उसके बाद आगे हम बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स भी पढ़ना है। और वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जो गॉस का जो थ्योरम है उसको भी पढ़ना है, और उसके साथ साथ सारे एप्लीकेशंस भी यहाँ पर पढ़ने हैं। तो गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू, एक तो है आपका एप्लीकेशन ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी कि अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण, ठीक है, एक। और दूसरा यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट यानी कि एक जो एक समान रूप से आवेशित एक प्लेट है उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और स्पेरिकल सेल भी दिया है। तो इतनी चीज़ें आपसे वैद्युत क्षेत्र की यानी कि एप्लीकेशंस के रूप में जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो स्पेरिकल सेल के कारण जब हम निकालेंगे तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे आपका विद्युत विभव, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से ही विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका पूरा पूछा जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है ये मान के चलिए कि सब कुछ आने वाला है। डाइपोल सिस्टम आपका चार्जेस, तो चार्जेस के द्वारा जो डाइपोल सिस्टम बनता है वो कैसे क्या होता है, उससे रिलेटेड भी चीज़ें क्वेरीज यहाँ पर होंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी बात किया है इन्होंने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पूछा जाएगा।
और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि दो बिंदु आवेश का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है आवेश के बीच कार्य करने वाला, तो उसको भी आपसे पूछा जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में डायपोल की जो पोजीशन है उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे हम लोग बात करें तो आपका जो कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, फ्री चार्ज यानी कि मुक्त आवेश होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, और बाउंड चार्ज क्या होते हैं कंडक्टर के भीतर, उससे क्वेश्चन बन सकता है। डाइलेक्ट्रिक्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। हो सकता है कि हाई स्कूल के इंटरमीडिएट बोर्ड के सिलेबस में पोलराइजेशन से क्वेश्चन ना आए रहे हों, लेकिन यहाँ पर पोलराइजेशन पूछा है। उसके साथ साथ कैपेसिटेंस, देखिए यहाँ पर जो पोलराइजेशन है वो डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, वैद्युत गतिकी की बात करेंगे, हम लोग ऑप्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर पोलराइजेशन जो है या उसका क्या मतलब है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दिया है इसका मतलब यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो गया, मुझे डिफरेंट कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा और के रेड कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो पोलराइजेशन दिया है डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो इसका मतलब आपका ऑप्टिक्स से ना होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब आगे जब हम लोग आते हैं फिर से कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब जो कैपेसिटर के कम्बिनेशन से पैरेलल कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, तो उन दोनों को आपको देखना है। और साथ ही साथ जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका उसका कैपेसिटेंस भी निकालना है, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उसके अलावा, ठीक है, विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ भी और बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के भी आपको निकालना है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है उसे भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वन डी ग्राफ जनरेटर को भी आपको पढ़ना है। तो आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट यूनिट में जितना भी हम लोग पढ़े होते हैं पूरा सब कुछ पूछा हुआ है, कहीं से भी कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग सेकेंड यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड यूनिट जो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकेंड यूनिट अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करें तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ साथ ही रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि मोबिलिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है I इज इक्वल टू NEAVD, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए इतना हुआ। फिर ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक, और VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एनर्जी एंड पावर सबसे यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। फिर उसके बाद कार्बन रेजिस्टर्स, यानी कि रेजिस्टर्स प्रतिरोधों का जो कलर कोड आपको बताया जाता है, कलर कोड से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इससे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर किस प्रकार से निर्भर करता है, या किसी भी रेजिस्टिव मटेरियल का जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बिहेवियर है, यहाँ पर उससे भी क्वेश्चन बन पाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात किया है कि किसी कोई भी अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और EMF से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है, मिक्स कम्बिनेशन की बात नहीं किया है, बट सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। उसके आगे फ्रेंड्स किरचॉफ लॉ देख पा रहे हैं आप, जैसे कि सिंपल एंड एप्लीकेशंस। तो किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशंस भी व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सब किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशंस ही है। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर आया है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस और पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके साथ साथ ही दो EMFों को हम कैसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, हमारे पास दो सेल्स हैं तो उनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कैसे कंपेयर करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो
उसके साथ साथ ही जो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दिया है कि हमारे पास कोई सेल है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर पाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। तो यूनिट थर्ड में आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट मैग्नेटिज्म, तो मतलब कि हम लोग मैग्नेटिक की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो एरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से शुरू करके इन्होंने फिर बायर्ट-सावर्त लॉ को पूछा, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस को पूछा। ठीक है, जैसे कि करंट इन कैरिंग सर्कुलर लूप। उसके बाद एम्पेयर्स लॉ, ठीक है, और इसके भी एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण और टोराइड एंड सोलेनॉइड के कारण आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। उसके साथ साथ ही फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, जब कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर कार्य करने वाला जो फोर्स है, ठीक है, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसे भी हमें निकालना है यहाँ पे। और साथ साथ आपको साइक्लोट्रॉन भी पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसके आगे हम लोग फ्रेंड्स बात करें तो आपका क्या पूछा है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर कोई कंडक्टर है तो उस पर जो फोर्स है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई जो चालक रखा है, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें कार्य करने वाले फोर्स की हमें गणना करनी है। इसके साथ साथ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कंडक्टर, यानी कि दो समानांतर जो धारावाही चालक है तो उसमें बल कितना कार्य कर रहा है हमें उससे भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर, तो एम्पेयर की जो डेफिनेशन है यहाँ पर ये भी पूछा है। ठीक है, फिर उसके बाद टॉर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी करंट लूप के कारण, ठीक, आप जो आवेश का अनुभव किया जाता है तो उस जो टॉर्क का अनुभव किया जाता है, यानी बलाघूर्ण का अनुभव किया जाता है, वो भी आपसे पूछा है। उसके साथ साथ ही आपके क्वेश्चन जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से भी बनने वाले हैं। गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी और कन्वर्जन मीटर से वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर से एमीटर में आपका कन्वर्जन भी पूछा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो करंट लूप के कारण क्वेश्चंस बनते हैं एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल बिहेवियर और इसका जो डाइपोल मोमेंट है दोनों पूछा है। ठीक है, साथ साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, ठीक है, जो चुंबकीय फील्ड है वो निकालना है बार मैग्नेट। ठीक है, और कौन कौन से केस में, एक्सियल और परपेंडिकुलर एक्सिस में। ठीक है, यानी अच्छी और निरक्षी दोनों स्थिति में आपको निकालना है। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे तो टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल है तो उस पर टॉर्क यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और साथ साथ बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनाइड, क्योंकि बार मैग्नेट का हम इक्विवेलेंट सोलेनाइड से कंपेयर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे और अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे और इसके जो एलिमेंट्स हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। फिर जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे पैरामैग्नेटिक की हम लोग बात करें, डायमैग्नेटिक की बात करें या फिर फेरोमैग्नेटिक की बात करें, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी बात किया है ये। साथ साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग दियर स्ट्रेंथ, यानी कि इनके जो स्ट्रेंथ है, चाहे हम डाया पैरा या फेरो की बात करें, तो कौन कौन सा फैक्टर्स हैं, लाइक टेम्परेचर डिपेंडेंस, क्यूरीज लॉ, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग चौथी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो चौथी यूनिट जो आपकी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको फैराडेज लॉज और अल्टरनेटिव करंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जो टॉपिक वाइज डिस्कशन देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सबसे पहले तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो लॉज है, फैराडेज लॉ और इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट, लेंज लॉ, एडी करंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर
सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट वाला यानी कि प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है उस पर, और इसमें पीक वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और साथ साथ दोनों की अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, और उसके बाद रिएक्टेंस और इम्पिडेंस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रतिघात जो है वहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर एलसी सर्किट की हम लोग बात करेंगे, एलसी ऑसिलेशंस की बात करेंगे। फिर एलसी सर्किट में जो दोलन होता है, और उसके साथ साथ ही एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, उसमें रेजोनेंस की बात हम लोग यानी अनुनाद की बात करेंगे। और पावर यानी कि यहाँ पर हम लोग शक्ति की भी गणना करने वाले हैं, और वाटलेस धारा जो होती है उसकी भी जानकारी रखने वाले हैं हम लोग कि वाटलेस धारा या तो फिर शक्तिहीन धारा जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बारे में भी आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो अगली जो यूनिट है हम लोग 5वीं यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। तो 5वीं यूनिट जो है आपकी, ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। कक्षा 12 में आपका ये केवल एक चैप्टर होता है, और एक चैप्टर से 4 मार्क्स जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी उससे इतना ही पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले तो नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके अलावा विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो क्या होती हैं और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो क्वालिटेटिवली हमें पढ़ना है, केवल हमें गुणात्मक पढ़ना है इसमें। तो दो प्रकार की जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, या ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो अनुप्रस्थ प्रकृति है उसे हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम लोग बात करेंगे। उसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रीजन, ये तो सारे आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि स्पेक्ट्रम की भी बात हो रही। GAUV राकेश करके जो फॉर्मूला बताया जाता है आप लोगों को, तो उससे आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसको पढ़ कर जाएंगे, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। और उसके साथ साथ ही इनके यूजेस पूछा है, एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट रियल यूजेस, कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है। तो हम लोग 6वीं यूनिट में आ जाते हैं जो आपका ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स से आप लोग देख सकते हैं कि जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद सब कुछ दिया है। चाहे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें यानी प्रकाश का परावर्तन, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करें, और मिरर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, TIR की हम लोग बात करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। TIR के जो एप्लीकेशंस हैं, जो मरीचिका होती है, वो सारी चीज़ें, ऑप्टिकल फाइबर्स जो है, और रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, उसके साथ साथ तो ये एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा लेंस के बारे में भी आपको पढ़ना है, थिन लेंस के बारे में पढ़ना है, थिन लेंस क्या होता है, फॉर्मूला उसके लिए क्या होता है, और लेंस मेकर फॉर्मूला जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा मैग्नीफिकेशन पावर यानी आवर्धन क्षमता। ठीक है, लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज को जो हम कंबाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका कम्बिनेशन हमें पढ़ना है, और लेंस और मिरर का भी हमें कम्बिनेशन साथ साथ देखना है, ध्यान दीजिएगा। तो और रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म यानी प्रिज्म के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। प्रिज्म से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, चाहे हम डिस्पर्शन की बात करें या रिफ्रैक्शन की बात करें, दोनों पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसके बारे में पढ़ना है कि आकाश का जो कलर होता है क्यों ब्लू होता है, रेडिश क्यों होता है, अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, की सुबह और शाम के समय जो सूर्य होता है वो रक्तांब क्यों ना दिखाता है, या उसका रक्तांब क्यों दृष्टिगोचर होता है। तो ये सारी चीज़ें। और आगे हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई के बारे में भी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज और पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है कैसे एडजस्ट किया जाता है, और करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट यानी कि जो दोष होते हैं हमारे पास, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, तो इनको हम कैसे ठीक करेंगे, तो इनको करेक्टनेस यूजिंग लेंस का प्रयोग करके ये भी आपको बताना है। तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड से भी आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ रखा होता है, हालांकि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड से आपका ये रिवीजन भी हो सकता है। उसके बाद आपको पूरा माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी के बारे में, और जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल दूरदर्शी होती है उसके बारे में पढ़ना है।
दोनों प्रकार की, रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव, यानी कि परावर्ती और अपवर्ती दोनों प्रकार के दूरदर्शी। फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो इसमें आपका, तो अभी तक ऊपर जो था हम लोगों ने क्या किया, रे ऑप्टिक्स का पढ़ा। अब आपका वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ जूम करने में प्रॉब्लम हुई। तो वेव ऑप्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो हाइजेन प्रिंसिपल जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से, हाइजेन प्रिंसिपल, और उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स का यूज़ करके हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव करना है। आप लोगों ने किया होगा अच्छे से, तरंगाग्र का प्रयोग करके अच्छे से याद होगा आपको कि तरंगाग्र की का द्वारा किस प्रकार से हम प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। प्रूफ्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल। तो हाइजेन के सिद्धांत का यूज़ करके आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों को परिभाषित करना। इंटरफेरेंस पूरा चैप्टर पूछा है आपसे, यंग के डबल होल एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ के लिए जो एक्सप्रेशन है उससे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, यानी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो फॉर्मूला उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, और सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रतिपालक जो इंटरफेरेंस व्यतिकरण होता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग देखें तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, यानी कि एकल छिद्र के कारण जो डिफ्रैक्शन है उससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा का यूज़ करके। फिर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की जो क्षमता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की भी क्षमता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाना है। फिर यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स जो पोलराइजेशन पूछा गया है, ये आपका ऑप्टिक्स से पोलराइजेशन है, तो यानी ध्रुवण है, उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात की गई, ब्रिवस्टर के लॉ की बात की गई है, और पोलराइड्स का यूज़ किस प्रकार से हम लोग करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के द्वारा, तो इसकी भी बात यहाँ पर की गई है। तो ये पूरा हुआ। अब आपका जो अगला यूनिट, अगली यूनिट कह सकते हैं आप, तो यूनिट 7, ठीक है। तो यूनिट 7 आपका जो बताता है, इसमें आपको डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन के बारे में पढ़ना है और मैटर का जो डुअल नेचर है उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें पूछी जानी है। तो यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो इसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक लॉस की बात करेंगे, प्रद्युत प्रभाव, ठीक है। इसमें हर्ट्ज और लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन, यानी हर्ट और लिनार्ड ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, बाद में फिर किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक लॉ के यानी कि तरंग मानकर जब हमने उसे किया वो फेल हो गया, फिर आइंस्टीन आया, तो आइंस्टीन का ही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की कण प्रकृति को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। फिर हम लोग बात करेंगे मैटर वेव्स की, यानी द्रव्य तरंगे। तो द्रव्य तरंगे में आपका पूरा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी कण की तरंग प्रकृति, साथ साथ डी ब्रोगली का जो रिलेशन संबंध है, उसके बाद डेविसन जर्मन इफेक्ट को, डेविसन जर्मन का जो एक्सपेरिमेंट था उसको भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट आपका जो है उसमें दिया है डिटेल्स, एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स शुड बी ओमिटेड, ठीक है, ओनली द कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन्ड। तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो था, आपको एक्सपेरिमेंटली डिटेल में नहीं जाना है, आपको जो उससे कंक्लूजन निकल कर आए थे उसी पर बात करनी है फ्रेंड्स। तो ये इसमें बताया है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करें तो आगे आप देख सकते हो कि यूनिट 8 में यहाँ पर एटम्स एंड न्यूक्लियाई से रिलेटेड वाली यूनिट है। तो आपको यहाँ पर परमाणु और नाभिक के बारे में जो आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन से रिलेटेड जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, ठीक। उसके बाद बोहर का मॉडल क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपसे पूछा है। और साथ साथ कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड एटॉमिक मासेस, आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन, यानी कि न्यूक्लियस के साइज और कंपोजिशन के अलावा आपसे एटॉमिक मासेस, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आइसोटोप, समस्थानिक, संभारिक, ठीक है, और सब न्यूट्रॉनिक की बात किया है।
और साथ ही साथ फ्रेंड्स रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसमें तो न्यूमेरिकल बनने ही बनने हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल के बारे में क्या होते हैं ये, एंड दियर प्रॉपर्टीज और इनके गुण, कंपेरेटिव स्टडी आपको कराई जाती है। रेडियो एक्टिव डिके से भी क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले हैं, और साथ ही साथ आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है उससे भी आपका क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड्स, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और इसके अलावा मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, पर पार्टिकल, न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, ठीक। फिर उसके बाद फ्रेंड्स न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूज़न दोनों की बात की है इन्होंने, यानी कि हमें यहाँ पर वैद्युत विखंडन और वैद्युत संलयन दोनों पढ़ना है। तो यूनिट 9 जो आपकी रहने वाली है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड यूनिट है, और आप जानते हैं कि ये चैप्टर जो होता है आपका ज़्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर होता है। जैसे हम लोग एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड्स में कितने प्रकार के एनर्जी बैंड है बात करें तो उसका केवल आपको क्वालिटेटिव आइडिया चाहिए होता है, ठीक है, गुणात्मक अध्ययन करना है आपको। कंडक्टर्स की बात करें, इंसुलेटर्स की बात करें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंडक्टर कितने टाइप्स होते हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीनों की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और सेमीकंडक्टर डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको उसे भी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों केस में जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट सबमिट और अगर अवनित की बात की जा रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में थोड़ा आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो डायोड एज रेक्टिफायर, ठीक है, डायोड का रेक्टिफायर के रूप में यानी प्रवर्धक के रूप में, दृष्टिकारी के रूप में, रेक्टिफायर मतलब दृष्टिकारी के रूप में आपसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। उसके बाद एलईडी फोटो डायोड, साथ ही साथ सोलर सेल, जीना डायोड, और जीना डायोड के अलावा का एप्लीकेशन एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ आपसे पूछा हुआ है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो जंक्शन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है, और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के जो एप्लीकेशंस हैं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है, और प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर, और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, और साथ साथ ऑसिलेशंस लॉजिक गेट्स आपसे सारे पूछा है, और नॉट एंड नॉट, एंड ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन पूछा एज ए स्विच। तो सब कुछ आपसे यहाँ से कंप्लीटली डिस्कस करने के लिए बोला है उन्होंने। अब हम यूनिट 10 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 10 जो है आपके लिए ये एक यूनिट नहीं हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर बोर्ड का जो एग्ज़ाम था उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम को शायद हटा दिया गया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो इसको आपको पढ़ना है, और आपके लिए ये पूरा एक तरीके से कह सकते हैं नया रहने वाला है अगर आपने बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ा है। तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एलिमेंट यानी कि कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था जो है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ब्लॉक डायग्राम आपको पढ़ना है। ब्लॉक डायग्राम ओनली लिखा है, यानी कि आपको ब्लॉक डायग्राम ही स्टडी करना है। और उसके अलावा बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, ठीक है, जो सिग्नल्स होते हैं उनकी बैंडविड्थ क्या होती है, चाहे हम टीवी सिग्नल की बात करें या डिजिटल डेटा की बात करें, तो उसमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट किस प्रकार से होती है, हमें इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए फ्रेंड्स। उसके अलावा बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है हमारे पास, जो उस पर हम किसी दिए हुए सिग्नल को प्रोपागेट करते हैं आगे, तो उसका जो बैंडविड्थ है वो कितना होना चाहिए, इससे भी जानकारी आपको पूछी जा सकती है। प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द एटमॉस्फेयर, तो वातावरण में हम, या तो हम कहें कि अपने वातावरण में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, उनका संचरण हम कैसे करते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रोपागेशन, ठीक है। साथ ही साथ स्काई एंड स्पेस वेव्स क्या होते हैं प्रोपागेशन, तो आकाश तरंगें या स्पेस तरंगें क्या होती है उनका प्रोपागेशन। और साथ ही साथ नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, तो इसको भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये पूरा आपके जो फिजिक्स से रिलेटेड फिजिक्स का जो सिलेबस था मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस किया, तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि इसमें मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक यूनिट, शायद ही कोई ऐसी यूनिट हो जो आपने ना पढ़ रखा हो। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और हो सके तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सब कुछ बता दिया फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फ्रेंड्स।